नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, राजभवन से ओबीसी आरक्षण विधेयक पास, जल्द होगा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। सीएम धामी को महाकुंभ के लिए मिला आमंत्रण, सरकार करेगी महाकुंभ में जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, वहां लगेगा पंडाल, दर्शाई जाएगी उत्तराखंड की संस्कृति। शीतकालीन यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, सरकार ने दी GMVN होटल में 25% की छूट, सीएम ने दिया यात्रा मार्ग पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ जन आक्रोश रैली, प्रदेश भर में हुआ प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि राजभवन ने ओबीसी आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। दरअसल ये विधेयक पिछले 1 महीने से राजभवन में अटका हुआ था। हालांकि अब शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया गया है। सीएम धामी ने बताया कि महाकुंभ में उत्तराखंड के लिए अलग से पंडाल लगाया जाएगा, जहां राज्य की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ में जाने के लिए परिवहन की भी व्यवस्था करेगी। साथ ही सरकार महाकुंभ के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अपने स्तर से मदद करेगी। नहीं, क्योंकि माँ गंगा यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। अगर आप शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि सरकार ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को GMVN के होटल में 25% छूट देने का फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने शीतकालीन यात्रा को लेकर बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों से यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कहा। इसके अलावा आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर प्राधिकरण बनाए जाने पर भी मंथन हुआ। उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो। हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजधानी देहरादून में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे और अपना आक्रोश जाहिर किया। लेकिन सवाल है कि आखिर लोगों में आक्रोश किसे लेकर है? आक्रोश क्या मोदी सरकार के खिलाफ है, या फिर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ, या फिर मुस्लिम समाज के खिलाफ? देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, राजधानी देहरादून में उठी आवाज, दून में निकाली गई जन आक्रोश रैली। आखिर क्या है सरकार से डिमांड? अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की, जहां बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर हल्ला बोल करते नजर आए। दून में जन आक्रोश रैली निकाली गई। वजह थी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नाराजगी।
अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिस तरह से बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके खिलाफ देहरादून में जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में हिंदू संगठन, व्यापारी संगठन समेत कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। इस रैली में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी हल्ला बोल करते नजर आए। पूरे भारत का जन जन एक यही डिमांड कर रहा है कि हमारे हिंदुओं पे और अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार पड़ोसी देशों में हो रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए। भारत सरकार से भी एक डिमांड की है कि भारत सरकार इस पर तुरंत निर्णय ले, सख्त से सख्त कार्रवाई करे पड़ोसी देशों के ऊपर। और बांग्लादेश का हिंदू अकेला नहीं है, पूरा हिंदू संगठन, हिंदू समाज, विश्व के कोने कोने पे हिंदू का जो नेतृत्व है वो हिंदू के साथ खड़ा है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर देहरादून में जिस तरह से जन आक्रोश रैली निकाली गई, इसमें बीजेपी नेताओं के शामिल होने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है। देखिए, जिसकी सरकार है वही अपने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार फेल है। जो सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही हो, हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे पा रही हो, वहाँ की सरकार को मजबूर नहीं कर पा रही हो, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और हिंदुओं की ठेकेदारी करती हो, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती हो, हिंदुओं के नाम पर सत्ता का आनंद लेने की बात करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ देहरादून में जनता का ये आक्रोश लाजमी है, लेकिन इस बीच सवाल तो ये बनता है कि आखिर जनता का ये आक्रोश किसके खिलाफ है? आक्रोश क्या मोदी सरकार के खिलाफ है, या फिर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ, या फिर मुसलमानों के खिलाफ? यदि ये आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ है तो जनता मोदी सरकार से आखिर क्या डिमांड रखना चाहती है? सीएम धामी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जाहिर की। मुख्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों उन्होंने लिया। मुख्यमंत्री धामी ने पूछा कि जो राजनीतिक दल समय समय पर एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, वो बांग्लादेश के मुद्दे पर कहां हैं? बांग्लादेश के अंदर बहुत ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और ऐसे दल जो केवल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनके वोटों के कारण से जो छोटी छोटी बातों पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सारे के सारे गायब हैं। वो उनकी सच्चाई आज पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रही है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून और लाल कुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश पर राजनीतिक दबाव बनाने की मांग की। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनका दिन ब दिन उत्पीड़न किया जा रहा है। तो आज हमारा रोष भी है। हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया है जिलाधिकारी के माध्यम से, और हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से इसमें राजनीतिक दबाव बनना चाहिए। हिंदुओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए। आज जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं, जिनका कि भारत से प्रेम भी है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेशी उस पर घमासान अत्याचार कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री अपने आप को हिंदू प्रधानमंत्री कहता है हम हिंदू के हिमायती हैं, हिंदू के लिए हम जान भी देंगे, दिन रात एक कर देंगे। वो उन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहा है। उधर रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने साबिर पाक की दरगाह पर हाजिरी लगाई। शादाब शम्स ने यहां चादर चढ़ाकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दुआ मांगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी असहाय पर अत्याचार करने वालों को ईश्वर माफ नहीं करेगा। बता दें कि रुड़की में भी नाराज लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। आज दरबार साबिर पाक में हाजिरी हुई और हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से वहाँ की माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, खासकर हिंदू भाइयों की, बहन बेटियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है मजहबी एतबार से, हम उसके लिए यहाँ हाजिर हुए थे कि उनकी अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। और ये वली का दरबार है, वली के दरबार में मांगी गई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तो हम तो कमज़ोर हैं, तो इसलिए हमने कहा हम कमज़ोर हैं, हम यहाँ आके कम से कम दुआएं मांग सके, और तमाम मुस्लिम उलमाओं के साथ आज यहाँ दुआएं हुई हैं।
हल्द्वानी में भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और हिंदू सामाजिक संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली। बता दें, बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में समर्थन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नर के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं के संग नरसंहार हो रहा, सरकार को चेताने को जनता आज सड़कों पर उतरी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के संग हो रहा बहुत गलत हो रहा। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसमें जल्दी से जल्दी बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई करे। हमारे मोदी जी ने वहाँ की सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्दी से जल्दी जो वहाँ जनता के संग नरसंहार हो रहा है उसे रोका जाए। वहीं डोईवाला में भी हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों ने उपजिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार से बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। प्रदर्शन हुआ है जो बांग्लादेश में अत्याचार हो, हमारे साधुओं को, महिलाओं को जो टारगेट बनाकर उनको ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। हमारे एक साधु संत है, उन्हें इतनी बुरी कंडीशन में जेल में रखा हुआ है। जो वकील उन पे जमानत किया गया था उस पर भी हमला हुआ है, वो आईसीयू में पड़े हुए हैं। हम भारत सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि जितने भी बांग्लादेश भारत में भी रह रहे हैं उन्हें भी बाहर किया जाए, क्योंकि वो लोग अपना नाम धर्म छुपाकर यहाँ रह रहे हैं। कारोबार भारत से चल रहा है, पर कारोबार भारत से तब चलेगा जब बांग्लादेश में स्थिति सुधरेगी। हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि यहाँ का व्यापार भी उन लोगों से बंद कर दिया जाए। विकास नगर के सेलाकुई में 2 दिवसीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। बता दें, मेले में कृषि संबंधी स्टॉल लगाए गए। यहां किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने की जानकारी दी जा रही है। हमारा जो विभाग है बेसिकली हम लोग हाईटेक कल्टीवेशन को प्रमोट करते हैं। हम लोग ओपन फील्ड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन, कोल्ड स्टोरेज, पीएचएम कल्टीवेशन में अनुदान देते हैं किसानों को। और यहाँ पर हम लोग 50% सब्सिडी देते हैं क्योंकि ये हिली स्टेट है। हम लोग यहाँ पर मशरूम और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के काफ़ी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उत्तराखंड में, और हम आगे भी फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ये बहुत ही खुशी की बात है। सरकार का काम ही सबको प्रेरित करना। सरकार तो बुनियादी तौर पर, जैसा मैं कहता हूँ, फैसिलिटेटर है। करना तो सभी को, जनता जनार्दन को है, सबको मिलकर के करना है, सभी संस्थानों को करना है। तो एक कलेक्टिव अप्रोच पर। टिहरी में 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कैनोइंग और कैकिंग चैंपियनशिप से जिले को नेशनल लेवल पर बड़ी पहचान मिलेगी, साथ ही खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा। बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन टीएसडीसी, आईटीबीपी और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। काशीपुर के महू आखेड़ा गंज में नगर पालिका परिषद ने नए वोटर्स को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। बता दें कि टीम क्षेत्र में जाकर नए मतदाताओं का पंजीकरण करने के लिए साथ ही पुराने वोटर आईडी कार्ड में सुधार भी वो कर रही है। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि प्रशासन की कोशिश है कि मतदाता लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव को लेके जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, जो 1/1/2025 तक जो 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले हैं उनके पुनः ही सर्वे कर उनकी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, उनके पहचान पत्र तैयार किए जा रहे हैं। इस संबंध में हमारे पालिका द्वारा जितने भी बीएलओस हैं और जो उनके पगड़क है उनको सबको सूचित कर दिया गया है, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। बाजपुर में 5,838 एकड़ जमीन को लेकर किसान, मजदूर और व्यापारी लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदर्शन को 500 दिन पूरा होने पर नाराज लोगों ने तहसील में धरना दिया। बता दें, सरकार को ताली थाली बजाकर जगाने की भी उन्होंने कोशिश की। प्रदर्शनकारी भूमिधरी अधिकार वापस देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। आज 500 दिन बाजपुर की तहसील परिसर में इस आंदोलन को हो चुके हैं, और इसके लिए सर्वप्रथम तो संघर्ष करने वाले साथियों को, इस आंदोलन को सहयोग करने वाले सभी संगठनों को, मीडिया को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने हमारे हौसले को बनाए रखा। हालांकि सरकार ने कई बार हमारे हौसले को तोड़ने का प्रयास किया है, और मैं सरकार से ये उम्मीद हमें नहीं थी
जिस तरीके से एक नारा जब मुख्यमंत्री बने थे लगा था कि सबकी हामी पुष्कर धामी, तो मुझे लगता है कि बाजीपुर वालों की तो कोई हामी अभी तक भरी नहीं गई है और बाजीपुर के लोग बहुत निराश हैं। देहरादून में पूर्व अधिकारी की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चाकू से गोदकर ओएनजीसी के पूर्व अधिकारी को मौत के घाट उतारा गया। इस वारदात को किसने अंजाम दिया, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पहले पूर्व अधिकारी के साथ बैठकर कुछ लोगों ने चाय पी और फिर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में पूर्व अधिकारी की हत्या से सनसनी, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। पहले साथ में बैठकर पी चाय, फिर वारदात को दिया अंजाम। देहरादून के पौष इलाके में देर रात ओएनजीसी के पूर्व अधिकारी की हत्या की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जीएमएस रोड स्थित अलकनंदा एनक्लेव में रह रहे रिटायर्ड ओएनजीसी अधिकारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बता दें कि बीती रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। यही वो घर है जिसमें पूर्व अधिकारी अशोक कुमार गर्ग रहते थे, लेकिन अचानक बीती रात उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पूर्व अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल की जांच पड़ताल की, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। देखिए, अलकनंदा एनक्लेव में श्री ए.के. गर्ग जी रहते थे, जो एनजीसी से जो भी जानकारी में 2008 में रिटायर हुए थे, और इनकी 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो चुकी है, जो अन्यत्र को एक चेन्नई में और एक नोएडा में रहते हैं। इनको सूचना दे दी गई है। इसमें पूरा घटनाक्रम था, करीब 8 बजे सूचना मिली थी यहाँ पर, और जो पड़ोस में रहने वाले ने कोई आवाज़ सुनी थी, उस आवाज़ के आधार पर यहाँ पर जो लोगों को इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस आई तो यहाँ देखा कि जो श्री गर्ग जी हैं वो यहाँ 2 पोर्शन है, एक आगे के पोर्शन में रहते थे अकेले, पीछे के पोर्शन में रेंट पर जनरली देते थे, लेकिन वर्तमान में भी 15-20 दिन से कोई किराएदार नहीं था यहाँ पर। और पीछे के पोर्शन में बाथरूम जो बना, वहाँ वो इंजर्ड हालत में पड़े हुए थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है। अभी तक जो घटनाक्रम पूरा आसपास के लोगों से जो जानकारी हो और जो घटना स्थल देखने पर, तो कहीं भी कुछ मतलब उसे कहते हैं कि किसी ऐसी नियत से आया हो जिसमें चोरी या लूट के इरादे से, तो चीज़ें इंटैक्ट दिख रही, बहुत ज़्यादा उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा। और बता दें कि जीएमएस रोड स्थित अलकनंदा एनक्लेव में 75 साल के अशोक कुमार गर्ग अकेले रहते थे। 2 बेटियां हैं उनकी, दोनों की शादी हो जाने के कारण वो दूसरे शहर में रहती हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी कि सोमवार देर शाम उनके घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के मुताबिक घर के अगले हिस्से में अशोक कुमार रहते थे और पिछले हिस्से में किराएदार रहते थे। 30 नवंबर को किराएदार मकान छोड़कर गया था। जानकारी के मुताबिक घर में 2 चाय के कप भी रखे हुए थे, जो हत्या से कुछ देर पहले के बताए जा रहे हैं। इससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले पूर्व अधिकारी अशोक कुमार के साथ कुछ लोग बैठे होंगे और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, राजभवन से ओबीसी आरक्षण विधेयक पास, जल्द होगा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। सीएम धामी को महाकुंभ के लिए मिला आमंत्रण, सरकार करेगी महाकुंभ में जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, वहां लगेगा पंडाल, दर्शाई जाएगी उत्तराखंड की संस्कृति। शीतकालीन यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, सरकार ने दी GMVN होटल में 25% की छूट, सीएम ने दिया यात्रा मार्ग पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ जन आक्रोश रैली, प्रदेश भर में हुआ प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग।